क्या हाल चाल है बच्चों। आइए आगे चलते हैं आज की क्लास में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहे थे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने कई सारी कैटेगरीज में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था। सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्केन। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछली क्लास में आपको होमवर्क में मिले थे, आपको याद होगा, और ये आपको करके लगेगा। ये 40 से स्टार्ट, 40, 41, 39 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। 40, 41 ये पूरा अप टू 58 है। जल्दी से हम इसे देख लेते हैं कि कौन कौन सा जीआई करेगा और कौन कौन सा नहीं। तो आज की क्लास स्टार्ट हो रही है होमवर्क डिस्कशन से। सारे लोग देख लें, होमवर्क डिस्कशन है, ये लास्ट क्लास का जो होमवर्क डिस्कशन है वहां से स्टार्ट। तो एज फॉर एज 5-5 क्वेश्चन लेकर चलते हैं। 48 जीआई नहीं करेगा, 41 करेगा, 42 करेगा, 43 करेगा, 44। सो लुक एट दीज 5। आप आराम से देख लें। 40th जीआई नहीं करेगा, 41 करेगा। मैं आपकी थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। 41 बीच वाली रिंग के रिस्पेक्ट में जीआई करेगा, और 42 इस रिंग के रिस्पेक्ट में जीआई करेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सिमिलरली 43 नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में करेगा। 44 भी कई बच्चों को लगता है कि नहीं करेगा, जबकि आप ध्यान से देखें तो ये 2 जगह से जीआई कर रहा है। मैंने भाई आप बीच वाली रिंग पर ही क्यों लगे हुए हो? देखो यहां जीआई हो रहा है और इस 4 की रिंग में जीआई हो रहा है। बहुत आराम से देखा जा सकता है, यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है। आपको क्या देखना होता था? अलग अलग, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। These two are different, these two are different, clear? And so they can exist in cis and trans, two different forms. Similarly यहाँ नाइट्रोजन पे आपको पता लोन पेयर होता है। अरे पता है या नहीं भाई? बोलो बोलो बोलो। लोन पेयर होता है। ये भी जीआई फॉर्म में 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। 44 में भी 2 फॉर्म, उसमें भी 2 फॉर्म। तो आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है यहां से यहां, ठीक है। इन रिंग्स में आप जीआई नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अगर आप कोई रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन लेते भी हैं तो यहाँ 2 अलग चीजें एग्री, बट यहाँ 2 सेम है, यहाँ 2 सेम है। दैट्स व्हाई आपको जीआई नहीं। तो ये 5 क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर। टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली 41 की तरीके से 45। यहाँ एक 6 की रिंग थी, मैं बना देता हूँ। आपके क्वेश्चन में 6 की रिंग होगी। लुक एट केयरफुली। 45 is exactly like 41. 3, 3, 3, 6, 6, 6. It doesn't matter that what kind of what size of ring is there. I think यहाँ आप देख सकते हैं जीआई हो रहा है। यहाँ 6 की रिंग, एक हाइड्रोजन है, यहाँ 6 की रिंग है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन। सेम विद दिस, ये भी जीआई करेगा, क्योंकि इस कार्बन पर तो आप देख सकते हैं जीआई हो रहा है। टॉकिंग अबाउट 47 जीआई हो रहा है सेम, बट 48 में जीआई नहीं है। वजह आपको पता है, यहाँ H नहीं है। यहाँ H नहीं है तो ये रिंग्स बेंजीन के प्लेन में ही रहेगी। ये बेंजीन है, ये रिंग उधर है, ये रिंग इधर है। कोई चीज अप डाउन हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये बेंजीन के प्लेन में ही है। आप समझ लें, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। बट टॉकिंग अबाउट 49 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। और 49 जो है वो जीआई कर रहा है। बहुत आराम से सोचना, बहुत अच्छे तरीके से सोचना। 49 जीआई कर रहा है, और आप बुद्धि लगाएं तो ये मैक्सिमम 5 जगह से जीआई कर सकते हैं। ये मैक्सिमम 5 जगह से जीआई कर सकते हैं। अब आप कहोगे 4 जगह से तो दिख रहा है। मेरे भाई पहले आप समझें ये 4 जगह कौन सी। ये रिंग, यहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया। एन पर 2 अलग चीजें कौन कौन सी? लोन पेयर और हाइड्रोजन। और यहाँ एक ये बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, दे आर डिफरेंट। मेरे भाई आपको 4 साइड्स तो बहुत क्लियर दिख जाएंगे जहां जीआई हो रहा है। लेकिन आपको याद हो, ऐसा एक केस हमने सी डबल बॉन्ड सी में भी किया था। मेरे भाई ये वाला जीआई कर रहा है तो कभी ना कभी ये सिस होगा और कभी ना कभी ये ट्रांस होगा। सिमिलरली ये भी कभी ना कभी सिस होगा, कभी ना कभी ट्रांस होगा। ये भी कभी ना कभी सिस या ट्रांस होगा।
तो सोचो, मैंने बोला मैक्सिमम साइट्स विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो मेरे भाई 5 आ गया, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा केस होगा कि जब ये और ये अलग होंगे, लाइक ये सिस होगा, ये ट्रांस होगा, ये ट्रांस तो ये सिस, और ऐसा एक डिफरेंट केस होगा, तो मेरे भाई बीच वाला भी जीआई कर सकता है डबल बॉन्ड के क्रॉस। फिलहाल अगर केवल क्वेश्चन इतना पूछा जाए कि क्या जीआई होगा, तो बात बिल्कुल सही है, यस। मैक्सिमम कितनी जगह से जीआई कर सकता है? 5, 1, 2, 3, 4, 5। यहां मैं बोल रहा हूं जब ये रिंग सिस फॉर्मेट में हो और ये ट्रांस फॉर्मेट में हो तो ये अलग काउंट होंगे। सिमिलरली ये भी अलग काउंट हो सकते हैं, और ये वाला क्या हो जाएगा बताइए? जीआई का। तो इन 5 में किसी को कोई डाउट नहीं है। बेंजीन में आपको पता है हर कार्बन एक ही फिर बाहर बॉन्ड बना सकता है, सिग्मा बॉन्ड वहां पर रिंग्स। अब मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 50, 51, 52, आई थिंक इजी क्वेश्चन। 50th कर रहा है जीआई, आई डोंट थिंक कि कोई रत्ती भर भी डाउट है इसमें। 51 भी कर रहा है, 52 भी कर रहा है, रिंग साइज कुछ भी हो, ये जीआई कर रहा है। सरप्राइजिंगली 53 भी जीआई कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 53 किसके रिस्पेक्ट में जीआई कर रहा है, तो मेरे भाई ये देखिए, ये मिथाइल है और इन कार्बन पर आपको पता हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये अलग है, ये अलग है, रिंग रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम। आपको अगर नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में कुछ लग रहा है तो वो दूर मैं कर देता हूं डाउट। मेरे भाई 54 जीआई नहीं कर रहा है, 54 जीआई नहीं कर रहा है क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो sp2, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाइट्रोजन पे दो चीजें हैं ही नहीं। नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज इन रेजोनेंस, इज इन रेजोनेंस। तो नाइट्रोजन पर जो हाइड्रोजन होगा वो रिंग के प्लेन नहीं होगा, वो अप डाउन नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई जीआई नहीं होगा। और अगर आप देखें तो 55 में भी जीआई नहीं, सेम थिंग, ये लोन पेयर है नहीं इस पे, तो प्लेनर हो गया। ये एक चीज तो है A नॉट इक्वल टू B, बट वी डोंट हैव एनी टर्मिनल एट विच 2 डिफरेंट एटम और ग्रुप्स आर प्रेजेंट। ये नहीं कर सकते बिकॉज नाइट्रोजन तो प्लेन में रहेगा। मेरे भाई प्लेन में रहने से कैसे हो रहा था? रिंग के केस में तो अप डाउन इससे देख रहे। ये अच्छे क्वेश्चंस, गलती कर सकते हो आप पेपर में, इसलिए ध्यान दें। इसलिए यहाँ पर NH में नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, मिथाइल के रिस्पेक्ट में। सो नाउ वी हैव ओनली 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग, 56, 57 एंड 58। मेरे भाई ध्यान से देखो और बुद्धि लगाओ, बताओ जरा 56, 57 और 58 इसके बारे में कैसे करेंगे? बताइए, चलिए 56, 57 और 58 कैसे करेंगे? मेरे ख्याल से अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो मेरे भाई ये जो डबल बॉन्ड है इसके रिस्पेक्ट में जीआई नहीं हो सकता, बिकॉज वी हैव 2 मिथाइल देयर, वी हैव 2 मिथाइल देयर, सेम है। लेकिन रिंग के रिस्पेक्ट में देखिए, रिंग के, इसे मत देखो, रिंग के रिस्पेक्ट में देखो, ये कर रहा है जीआई, रिंग के रिस्पेक्ट में देखो, ये कर रहा है जीआई। मेरे भाई रिंग के रिस्पेक्ट में मिथाइल एच होगा यहाँ पर, मिथाइल एच होगा यहाँ पर, ये भी कर रहा है। 56, 57, 58 ये तीनों जीआई कर रहे हैं। और ये सेगमेंट था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें इन साइक्लोएल्केन्स। मेरे भाई ये होमवर्क डिस्कशन है, मैं इसे हटा देता हूं और आगे बढ़ूंगा मैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। एंड ऑब्वियसली क्वेश्चंस क्या होंगे बताइए जरा। आगे जीआई अलग कैटेगरी, और भी कैटेगरीज हैं, टेंशन मत लेना, ये हटा रहा हूं, और भी कैटेगरीज हैं, हटा रहा हूं। अगली कैटेगरी जो है वो है बड़ी इंटरेस्टिंग, एक हेडिंग डाल ले सारे लोग, जीआई इन क्यूमुलिन्स। एक हेडिंग डाल लें आप लोग, जीआई इन क्यूमुलिन्स। क्यूमुलिन सुना है कभी? क्यूमुलिन जानते हो भाई लोग? क्यूमुलिन, अरे जानते हो क्यूमुलिन? क्यूमुलिन होता है जस्ट एडजेसेंट
मल्टीपल डबल बॉन्ड्स, पॉलीइन्स क्या होती है? पॉलीइन्स। आइए मैं आपको बता रहा हूं, अगली कैटेगरी देखते हैं, सारे लोग अगली कैटेगरी देखते हैं। अगली कैटेगरी है जीआई इन क्यूमुलिन्स। सारे लोग देखिएगा, ठीक है? जीआई इन क्यूमुलिन्स। पहले आप क्यूमुलिन को समझिए, क्यूमुलिन होता क्या? मेरे भाई अगर डबल बॉन्ड इस तरीके से, डबल के जस्ट बगल में डबल, तो इसे हम क्यूमुलिन बोलते हैं। ये सबसे छोटा क्यूमुलिन है, सबसे छोटा क्यूमुलिन। इसमें भाई एक डबल बॉन्ड रखोगे तो एल्कीन हो जाए, दो डबल बॉन्ड रखा तो वो क्यूमुलिन। ये देखिए, लेकिन क्यूमुलिन में एक मजेदार चीज है, इसके टर्मिनल अलग अलग प्लेन्स में, इसके टर्मिनल्स अलग अलग प्लेन में। अगर आप थोड़ी बुद्धि लगाएं, ये वर्टिकल प्लेन में है लेफ्ट वाला टर्मिनल, और राइट वाला हॉरिजॉन्टल। मेरे भाई आप ये प्रूफ भी कर सकते हैं। आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाए, जीओसी में हमने बहुत सारे ऑर्बिटल डायग्राम बनाए। ये कार्बन sp2 है, ये sp है, और ये sp2। खुद सोचो, sp में दो पाई बॉन्ड कौन बनाता है? एक py और एक pj। तो अगर इस कार्बन में एक पाई बॉन्ड py से बनाया है तो दूसरा पाई बॉन्ड pz से बनाया है, और हमें पता है py pz परपेंडिकुलर हो जाएंगे। sp हाइब्रिडाइज्ड ट्रिपल बॉन्ड जानते हैं आप, या दो कंजुगेटिव डबल बॉन्ड्स पर sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं py pz, जिसकी वजह से बना पता है पाई बॉन्ड। तो अगर ये py से बन रहा है और ये तो फिर pz से बनेगा, एंड दे बोथ आर परपेंडिकुलर। इन दिस केस आपको बहुत ध्यान से देखना है, अगर कंडीशन हमारे पास वही वाली है, वही पुरानी कंडीशन, a नॉट इक्वल टू b एंड d नॉट इक्वल टू, अरे भाई अगर ये कंडीशन है तो भी GI शो नहीं करेगा, कांट शो GI, तब भी GI शो नहीं करेगा। माना रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, लेकिन मेरे भाई डिस्टेंस चेंज हो ही नहीं सकती। लुक एट A एंड D, A को मैं यहां कर दूं तब भी A और D की डिस्टेंस सेम रहेगी, कांट शो GI। अभी भी ये GI नहीं करेगा, बिकॉज टर्मिनल्स क्या है? बोलो, डिफरेंट प्लेन में। टर्मिनल्स आर इन डिफरेंट प्लेन। एक काम करते हैं, अगर मैं एक कैटेगरी और देता हूं आपको, A B डबल डबल डबल, सोचो ये sp है और ये भी sp है, सोचना जरा। तो मेरे भाई इधर अगर इसने py ऑर्बिटल लगाया, इस कार्बन ने इस पाई बॉन्ड के लिए लगाया py ऑर्बिटल, तो इधर क्या लगाया होगा? pz। तो इस कार्बन का भी pz इधर लगेगा सेम प्लेन में, तो इधर क्या लगा होगा? py। तो क्या आप देख रहे हैं, तीन के केस में इस कार्बन को py देना पड़ेगा, इस कार्बन को py। तो ये सेम प्लेन में आ गया नहीं? बोलो, सेम प्लेन में आ गया नहीं? बहुत प्रिसाइसली इस चीज को देखा समझा जा सकता है। अगर मैं इसे फिर से बनाऊं प्लेन टाइप में, तो ये देखिए, ये सेम प्लेन में, ये सेम प्लेन में, यहां मैं लगा देता हूं D एंड E। ये वर्टिकल है तो ये भी वर्टिकल, और बीचों बीच आप समझ गए हैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, क्योंकि यहां अलग p ऑर्बिटल लगा हुआ। इस केस में आप साफ साफ समझ पा रहे होंगे कि अगर A B और D E यही पुरानी कहानी है, या D GI की कंडीशन है, अगर ये वैलिड है तो ये क्या करेगा? वुड शो GI, ये GI शो करेगा, ये GI शो करेगा। अच्छा सोचो, अगर मैं एक और डबल बॉन्ड लगा तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, फिर टर्मिनल्स अलग अलग प्लेन में जाएंगे और GI नहीं होगा, और फिर एक और लगा दूं होने लगेगा। तो मेरे भाई आप समझ रहे हैं, अगर क्यूमुलिन में ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, ऑड 1 2 3, तो हो रहा है GI, क्योंकि टर्मिनल सेम प्लेन। और अगर इवन है तो GI नहीं हो रहा है। तो इस बात को मैं नोट में मेंशन कर सकता हूं।
tubulins with odd number of double bonds and condition A not equal to B and D not equal to B. सही बात है यार. Would always show GI. ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्री ये हमेशा GI शो करेंगे. ध्यान से देखो, समझो, सीखो क्या बताया गया है. ऑर्बिटल डायग्राम से आप बहुत आसानी से ये चीज समझ सकते हैं. कर लिया आपने? तो मेरे भाई ये GI करेगा. मैं नंबर डाल देता हूं. क्वेश्चन 58 तक हमने किया था. 59, 60. Now moving ahead with 61 and 62 questions. As all we know कि हम ऐसा लगाते हैं यहाँ पे, तो ये क्रॉस है और ये ओके. ये GI कर रहा है. ठीक है. So now क्वेश्चंस आपको इतने सुंदर तरीके से बनकर नहीं मिलेंगे. ये बात आप समझ लीजिए. क्वेश्चन बड़े रफ तरीके से मिलते हैं. लाइक दिस CH3 CH डबल CH CH3. बताओ सर ये GI करेगा क्या? CH3 CH C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C HCl. बताओ 61 GI करेगा क्या? कितनी डबल बॉन्ड है? 1 2 तो इवन है मेरे भाई. क्रॉस खल्लास. या 1 2 3. अबे 3 देखकर मत खुश हो जाना. टर्मिनल देखना. मिथाइल और एच अलग अलग है, क्लोरीन और एच अलग अलग है. करेगा GI करेगा. ध्यान से देखो. कर रहा भाई. 62 कर रहा है ना. अब एक मजेदार चीज देता हूं आपको, बड़ा अच्छा लगेगा. लुक एट 63 क्वेश्चन. FCH फ्लोरीन है. फ्लोरीन 1 2 3 4 5 और ये क्लोरीन. ठीक है मेरे भाई. आपको ये पता है कि कॉन्सेप्ट इसका क्या है? ऑड वाले इस लाइन का क्या कॉन्सेप्ट? टर्मिनल सेम प्लेन में आते. क्या बोला मैंने? टर्मिनल सेम प्लेन में आते. इसीलिए वो क्या करता है? GI करता है. सही बात है यार. ओके. अब देखिए मैं आपको एक मैजिक बताता हूं. आप ये क्वेश्चंस अपने घर से करके लाइए. 64 65 66 67 68 ये क्वेश्चन अपने घर से करके देखिए क्या है. इसी क्वेश्चन को देखो. 63 1 2 3 4 5 डबल. नाउ यू आर फ्री. आप कई क्वेश्चंस बना सकते हैं. आप किसी भी डबल बॉन्ड को, ध्यान से सुनना, किसी भी डबल बॉन्ड को जो आपकी मर्जी है, ये वो किसी भी डबल बॉन्ड, कितनी भी डबल बॉन्ड, एक लेनी है, 1 2 लेनी है, 2 ले लो, 3 लेनी, 2 किसी भी ऑर्डर में, पहली लो, तीसरी लो, चौथी लो, पहली दूसरी पांचवी, व्हाटएवर, किसी भी रिंग साइज से, किसी भी रिंग की साइज से रिप्लेस कर दो. आपको जो मिलेगा वो GI कर ही रहा हो. 100% कर रहा हो. इसीलिए मैंने आपको दिया है कि आप बनाइएगा क्वेश्चन. मजा आएगा. एक मैं बना देता हूं रैंडमाइज करके. 63rd में कर रहा हूं. 63rd तो GI कर ही रहा है. हाई जैसे पहली डबल बॉन्ड में लेफ्ट से चल रहा हूं, लेफ्ट से, तो पहली डबल बॉन्ड को मैं रिंग से रिप्लेस कर देता हूं. मान लीजिए मैंने 4 की रिंग. ठीक है. दूसरी डबल बॉन्ड को भी मैं रिंग से रिप्लेस कर देता हूं. क्लियर. तीसरी बॉन्ड को आपने कहा मत करो सर, मत करो, प्लीज मत करो, रहने दो. मान लो मैंने 2 डबल बॉन्ड्स को रख दिया ऐसे और आखिरी वाले को फिर रिप्लेस कर दिया. आप कोई भी रिंग साइज बना सकते. मेरे भाई मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं, ये GI करेगा ही करेगा. अब आप कहोगे अगर आपने जानबूझकर ऐसा बनाया है कि जो GI करे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए मैंने आपको भी क्वेश्चंस दिए हैं कि आप अपने घर जाकर बनाना. जो मना है, एक ने कहा हम सारे को रिप्लेस करना, करो ना यार दादा, वो भी करेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि जो टर्मिनल एटम या ग्रुप है वो अपना प्लेन कभी चेंज ही नहीं करता. दैट्स व्हाई कोई फर्क नहीं पड़ता.
होगा। आइए आप चेक भी कर सकते हैं, तो एक बार टर्मिनल चेक कर लीजिएगा। फिलहाल ये 4 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। तो जीआई इन क्यूमुलिन्स जस्ट फिनिश्ड, जीआई इन क्यूमुलिन्स हो चुका है, ठीक है भाई, पक्का। आइए अगली कैटेगरी में आपको लेकर चलते हैं। अगली कैटेगरी है जीआई इन, ये बड़े ध्यान से, जीआई इन स्पाइरो, जीआई इन स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो सुना है? सुना है? 2 रिंग में एटलीस्ट, बोलने की जगह मुझे एग्जैक्टली बोलना चाहिए, 2 रिंग में एग्जैक्टली एक एटम पाउंड, 2 रिंग में एग्जैक्टली एक एटम पाउंड स्पाइरो। आओ जीआई इन स्पाइरो मेरे भाई 68 69 क्वेश्चन में आते हैं। मुझे याद है मैंने आपको साइक्लोएल्केन्स की ज्योमेट्री के बारे में बताया, तो शायद आपको भी याद होगा। अगर आप इस 4 की रिंग को वर्टिकल मानते हैं तो क्या आप मानते हैं इसकी बॉन्ड्स ऐसा अंदर और बाहर की तरफ है? आप मानते हैं इसकी बॉन्ड्स ऐसे अंदर या बाहर की तरफ है? सही बात है, एक आपकी तरफ होगी, एक अंदर की तरफ, एक ऐसे ही। मेरे भाई 2 रिंग बनानी है, तो अगर मुझे कोई रिंग भी बनानी है तो मुझे सेम बॉन्ड को यूज करना पड़ेगा। सारे देखो मेरे भाई, मजेदार चीज मिल गई। एक 4 की रिंग वर्टिकल, दूसरी हॉरिजॉन्टल, वो तो होना ही था क्योंकि कार्बन sp3, और आपको मैंने ये पूरा ज्योमेट्री बता रखी। अगर आप इस रिंग के लिए अगर देखोगे, इस रिंग तो इसकी बॉन्ड्स वर्टिकल है। तो मेरे भाई अगर आप देखें, यहां ए है, यहां बी है, यहां डी है और यहां ई है, और मान लिया ए बी अलग है, डी ई अलग है, तो क्या उसके बावजूद आप जीआई कर पाओगे? सोचो, अलग अलग प्लेन में साफ दिख रहा है, अंधा आदमी टटोल लेगा, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, डी और ई। तो मेरे भाई ये जीआई नहीं कर सकता इवन आफ्टर हैविंग कंडीशन ए नॉट इक्वल टू बी एंड डी नॉट इक्वल टू। एक आइडिया, रिंग जोड़ते हैं, फिर से एक रिंग जोड़ते हैं मेरे ख्याल से। नाउ यू जस्ट गेट इट। ये देखें, ये मैंने यहां पर एक हॉरिजॉन्टल रिंग बना दी। आपको क्वेश्चन इतना सुंदर नहीं मिलेगा, वो रफ तरीके से ही मिलेगा। अब आपको पता है वर्टिकल रिंग की बॉन्ड्स कहां होंगी? हॉरिजॉन्टल इसमें। मेरे भाई सेम प्लेन में ए बी डी ई, सेम प्लेन, आप देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल है, ए अंदर बी बाहर, डी अंदर ई बाहर। तो ए और डी की डिस्टेंस जब डी इधर होगा आइसोमर में तो चेंज हो जाएगी। तो क्या आप देख पा रहे हैं 70 जीआई कर रहा है। तो क्या आपको ऐसी फील आई या नहीं है? क्यूमुलिन्स विद ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड दिस यहां 2 थी तो ये डिफरेंट प्लेन में, 3 थे तो ये सेम प्लेन में आ गए। मेरे भाई बुक्स में लाइन ऐसी लिखी होती है स्पाइरो के लिए, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा स्पाइरो के लिए स्पेशली ये लाइन लिखते समय इस लाइन का रियल मतलब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपसे ये लाइन है, ये सब पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन गलत करवा सकता हूं। अभी बताता हूं कैसे, लाइन ध्यान से सुनो। So it's a note for spiro, okay? मैं फिर से लिखूंगा स्पाइरो विद ऑड नंबर ऑफ रिंग्स, स्पाइरो विद ऑड नंबर ऑफ रिंग्स, स्पाइरो विद ऑड नंबर ऑफ रिंग्स एंड कंडीशन, एंड कंडीशन। ध्यान से सुनना, ए नॉट इक्वल टू बी, A not equal to B in intersection with D not equal to B, D not equal to Spiro with odd number of rings and condition this would always show GI। यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, would always show GI। सारे सुनना मैंने भाई, ये तो ठीक है, यहां प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने बुद्धि लगाई और इसका उल्टा वाला पॉइंट, इसका उल्टा वाला पॉइंट, इवन वाला ब्लाइंडली समझ लिया तो आपकी वोट लग सकती। मैं लिखता हूं, ये है स्पाइरो विथ इवन नंबर ऑफ रिंग्स, विथ इवन नंबर ऑफ रिंग्स,
इवन नंबर ऑफ रिंग्स, ठीक है। अब रिंग्स इवन है, 2 चाहिए। ध्यान से सुने, वुड नॉट शो GI, वुड नॉट शो GI, GI शो नहीं करेगा। बात कहोगे नया क्या है? अरे सुनो, GI थोड़ा ये हटा के जगह ले लेते हैं, मजा भी आएगा। ये तो कर लिया भाई। वुड नॉट शो GI, ध्यान से देखना, मजा आएगा। आई इवन नंबर वाली जो कैटेगरी है, इवन वो GI नहीं करेगा। आप कहोगे सही पॉइंट तो है, लेकिन अब देखिए मैं क्या लिखता हूं, विद रिस्पेक्ट टू इवन नंबर ऑफ रिंग्स एज restricted system, restricted system। इसका मतलब समझाता हूं हिंदी में। 70 क्वेश्चन हो चुके हैं, देखना जरा, अब मतलब समझ में आ जाएगा। अभी एक झटके में समझ में आएगा, टेंशन नहीं। फिलहाल मुझे बताओ 71 करेगा या नहीं करेगा? 71 आपने क्या चेक किया? 2 रिंग है, ये रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम तो है। A नॉट इक्वल टू B है, हाइड्रोजन होगा। D नॉट इक्वल टू E हाइड्रोजन है। तो मेरे भाई 69 कैटेगरी है, GI नहीं करेगा। मैंने आपसे पूछा, सारे सुनो, मैंने आपसे पूछा ये करेगा, तो आपका जवाब आएगा खटाक से कर देगा। 1 2 3 है, इसके रिस्पेक्ट में ये अलग अलग, ये अलग अलग। 73 देखो मगर बोर्ड पर, ये करेगा मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन है, दौड़कर करेगा। 74 सुनो और बहुत ध्यान से सुनो मेरे भाई, अगर ये प्रश्न मैंने आपको दिया, क्लियर, और आपने देखा A नॉट इक्वल टू B है, मिथाइल और यहां हाइड्रोजन, मिथाइल और हाइड्रोजन, ध्यान से सुनो, और यहां मिथाइल और हाइड्रोजन अलग तो हैं, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में आपने देखा है कि मैंने लिखा GI नहीं करेगा, और आपने अगर ये टिक कर दिया कि ये कंपाउंड GI नहीं करता, तो आपका आंसर गलत होगा। दरअसल क्या है, इवन नंबर के रिस्पेक्ट में GI नहीं होता, ये बात समझिए। अगर आपने ये लिया रेस्ट्रिक्टेड लोकेशन, तो टर्मिनल अलग अलग प्लेन में होगा, टर्मिनल अलग अलग प्लेन में होगा। लेकिन बताओ यहां कितनी रिंग है? 2 रिंग। तो क्या 2 रिंग में एक रिंग भी तो है? क्या 2 रिंग में एक रिंग है या नहीं? मतलब मैं अगर इतना ही रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम मानूं, अगर मैं इतना ही रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम मानूं, तो मेरे भाई इस कार्बन पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अलग अलग, और यहां तो अलग अलग है ही। तो क्या ये दौड़कर GI कर रहा है या नहीं कर रहा है? देखो लुक एट 74, लुक एट 74 केयरफुल। क्या राइट वाली रिंग के रिस्पेक्ट में GI कर रहा है या नहीं कर रहा? देखो सारे ये अलग। तो मेरे भाई ये बात दोनों सही, ऑड वाला हमेशा करेगा, उसमें मुझे कोई इश्यू नहीं, इवन वाला नहीं करेगा। अगर तुमने इवन रिंग को रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम लिया, अगर इवन नंबर को रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम लिया, लेकिन अगर इवन में, जैसे क्वेश्चन और दूंगा, एक क्वेश्चन और दूंगा, लुक एट 75, दिस इज अ क्वेश्चन कंटेनिंग 4 रिंग्स, containing 4 rings, okay, simple, simple। और आपने कहा 4 है, इवन है, नहीं करेगा। अबे डैश 3 भूल जाओ, 3 भूल जाओ। चौथी रिंग देखो तो GI कर ही रहा, चौथी रिंग अकेले GI कर, देखा आप? ये 2 मिथाइल है ना मेरे भाई, और देखना है आप इससे रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम मान लो 3, देखो ये अलग है और यहाँ ये अलग। मेरे भाई वैसे भी जब तुम GI हो रहा है ये देखने जाओगे, तो तुम्हें ऑड नंबर ऑफ रिंग्स को चेक करना चाहिए, 1 3 या 5। तो इसमें एक रिंग को देखो, एक को देखो, एक को देखो, एक को देखो, एक को देखो के दिख जाएगा। मान लो नहीं दिखा तो 3 को देखो एक साथ, फिर 3 को देखो एक साथ, GI मिलेगा ही मिलेगा। इट्स अ वेरी गुड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। भाई ये थोड़ा पूछा जाता है कि यही तो आएगा, ये कंपाउंड GI करता है नहीं? हाँ करता है। कहाँ कर रहा है? ये कर रहा है। अब ये हटा दो, दिख ही नहीं रहा, ये रिंग देखो। अगर केवल क्वेश्चन इतना होता तो भी GI कर रहा, और इस कार्बन पे कुछ लगा है तो भी GI। दिस इज द कैटेगरी ऑफ स्पाइरो। एक दो क्वेश्चन में और डालना चाहूंगा स्पाइरो पे, लाइक
HN N N खूब सारे N और 4 बॉन्ड जब N बनाता है तो प्लस चार्ज रखता है, क्या हो जाता है? क्वाटनरी। क्या हो जाता है भाई? क्वाटनरी। ये सल्फेट आयन कर दिया, ठीक है। तो 76 के बारे में कर लीजिएगा कि GI करता है। तो वी जस्ट फिनिश्ड स्पाइरो, वी जस्ट फिनिश्ड क्यूमलीन्स, ओके। सो नाउ मूविंग अहेड विद लास्ट कैटेगरी, बधाई हो, लास्ट कैटेगरी ऑफ सेगमेंट में हम आगे हैं जहां हम GI करेंगे। और ये जो GI की कैटेगरी है ये है GI इन पॉलीफिनाइल्स। पॉलीफिनाइल्स, पॉलीफिनाइल मतलब जानते हैं, फिनाइल मतलब एक बेंजीन रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट, बायोफिनाइल 2, ट्राई 3 एंड पॉली मतलब बहुत सारी। पॉलीफिनाइल में बायोफिनाइल से हम सारे केसेस लेंगे। तो आफ्टर 76 मूविंग अहेड विद 77, लुक एट बोर्ड, सारे लोग देखिए। मैंने आपको ये प्रश्न दिया A, B और ये प्रश्न दिया D, E और आप दावा कर रहे हैं कि कंडीशन है A नॉट इक्वल टू B एंड D नॉट इक्वल। आप इस चीज का दावा कर रहे हैं, करते रहिए दावा। हमें तो ये देखना है कि क्या ये दो फॉर्म्स में लिखा जा सकता है या नहीं। आइए मेरे भाई यहां ABD पर कंडीशंस जाएंगे। आइए ABD पर कंडीशंस की बात करें। फर्स्ट कंडीशन, अगर ABDE ये लार्ज है, ये बड़े वाले हैं, और अगला केस क्या है? ABD स्मॉल है। सोचो, बुद्धि लगाओ, ऐसा क्यों सोचना पड़ रहा है इस समय? ऐसा क्यों सोचना पड़ रहा है इस समय? सोचिए जरा सारे, सोचो अगर ABD बड़े वाले तो मेरे भाई GOC में आपने पढ़ा है SIR, तो A भी बड़ा है तो इसके रिपल्सन से ये रिंग ऐसे की जगह ऐसे हो जाएगी, क्योंकि D और E को कहीं एडजस्ट तो करना है, तो ये ऐसे हो जाएगी। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि ये रिंग्स परपेंडिकुलर हो जाएंगी? ये वाली रिंग ऐसे रहेगी तो ये वाली ऐसे रहेगी। और आपको पता है परपेंडिकुलर प्लेन्स में, अलग अलग प्लेन्स में GI नहीं होता। तो मेरे भाई मैं इस बात का यहां आंसर लिखूंगा नो GI बिकॉज, बताओ टर्मिनल्स क्या है? टर्मिनल्स आर परपेंडिकुलर। आई थिंक इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। टर्मिनल्स आर इन परपेंडिकुलर प्लेन। टर्मिनल्स आर इन परपेंडिकुलर प्लेन, सही है मेरे भाई। अगर ये छोटे हैं, अगर ABD छोटे हैं, तो बताओ ये बीच वाली बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन फिर से GI नहीं होगा। नो GI बिकॉज ऑफ, बोलो ना डैश, फ्री रोटेशन। तो आप सर के बल खड़े हो जाओ, बायफिनाइल के रिस्पेक्ट में, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, बायफिनाइल के रिस्पेक्ट में GI नहीं होगा। बायफिनाइल के रिस्पेक्ट में GI नहीं होगा। एक बच्चा आया, कह रहा क्या बात कर दिया आपने, मैं देता हूं आपको कंपाउंड, देखो वो करेगा GI। ये मिथाइल, ये इथाइल, ये मिथाइल, ये इथाइल, और ये देखिए मुझे क्या दिया, ये है CH डबल बॉन्ड NH। अगर डैश तो बाईफिनाइल नहीं कर रहा है GI, तो GI ये पोर्शन कर रहा है, इसलिए ये मॉलिक्यूल GI कर रहा है, हम ये बोलेंगे। लेकिन इसमें बायोफिनाइल वाला सेगमेंट GI नहीं कर रहा है, तो ये जो चीज लिखी है बिल्कुल सही लिखी है। कोई और सेगमेंट कर सकता है GI। तो दिस इज ऑल अबाउट 78, ठीक है। मैं नीचे वाला पोर्शन हटा रहा हूं। अच्छा एक काम करते, सोचो जरा, एक बच्चे ने कहा सर यहां चांसेस बन सकते हैं। मैंने एक ऐसे कह रहा, ये रिंग कैसी ऐसी, और ये वाली रिंग ऐसी, या ऐसे मान लो, इसे ऐसे मान लो, ये खड़ी। तो अगर एक रिंग और जोड़ दें तो वो तो पड़ी हुई, पड़ी खड़ी पड़ी, हाँ या ना? तो वही वाला काम हो जाएगा क्यूमलीन और स्पाइरो वाला। ये रिंग पड़ी, ये रिंग खड़ी हो गई SIR की वजह से, तो अगली रिंग पड़ी होगी ना भाई साहब। तो अगर मैं आपको ट्राइफिनाइल का केस देता हूं 79, सारे लोग देखो A B
बिल्कुल सही आइडिया है ये, क्योंकि अब देखिए मैं थोड़ा सा और सुंदर बनाऊंगा सेगमेंट को। आप देख पा रहे हैं बीच में एक रिंग है, यहाँ मैं मान लेता हूँ PQRS लगा, ये रिंग पड़ी हुई है PQRS, ये रिंग पड़ी हुई है और ये खड़ी हुई है लाइक दिस। ओके, सो थर्ड रिंग पर है D और E। So now you have to focus only on AB and DE, only on AB and DE, and given that AB is not equal to A and B is not same and D and E is not same, मेरे भाई दुनिया की कोई ताकत इन्हें GI करने से रोक नहीं सकती। अब आपको यहाँ बुद्धि का प्रयोग करना है। इट डजेंट मैटर कि A B यहीं, A B भी हो सकता है, A यहाँ B यहाँ, A यहाँ B यहाँ भी हो सकता है, समझ रहे हैं आप? डी ई यहां हो सकता है, डी ई यहां हो सकता है, डी ई यहां हो सकता है, तो आपको देखिए, ठीक है। आइए तो हम बढ़ेंगे, 2-3 क्वेश्चन इसके भी कर लें। 80th मैंने आपको एक छोटा सा प्रश्न दिया, सारे देखो, छोटा प्रश्न सारे देखो। मिथाइल 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 एंड दिस इज ऑल अबाउट। बताओ ये GI कर रहा है नहीं कर रहा? सोच समझ के बोलना, बकवास नहीं करना, बिल्कुल भी बकवास नहीं चाहिए। सोचो, आराम से सोचो। एटीएथ के बारे में सोचो, 80th के बारे में सोचना है। बताओ मेरे भाई, क्या आपकी मन की आंखें देख पाएंगे? ये A है, ये आपका B आ गया, और ये D है, और ये आपका E आ गया। 80th दौड़कर GI करेगा। 81 आप अपने घर में जाकर सोचो, 81 अपने घर में सोचना। ये पिरिडीन सेगमेंट नाइट्रोजन लगा हुआ है। तो अच्छी बात ये है कि इसी के साथ वी जस्ट फिनिश्ड हर वो कैटेगरी जिसमें GI होता है। 1-2 कैटेगरी में और दे रहा हूं आपको, वो बड़ी ऑर्थोडॉक्स टाइप की कैटेगरीज हैं। तो 81 से 2-3 क्वेश्चन और ले लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। 18 ठीक है, और अब हम उसके बाद मजेदार टॉपिक चालू करें। बता रहा हूं दोस्तों, ये घर से कर लेना है। अब कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आप थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। 82 लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड CH CH3। 83 ध्यान से देखिएगा। इट्स लाइक सोचिएगा अच्छी तरीके से, फिर करिएगा क्वेश्चन। NME2 बताओ, NME2 याद रखो, CO NH2, ठीक है। ये है आयोडीन और ये है आयोडीन, ये है CONH2 और ये है आयोडीन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आपको अच्छा लगेगा ये करके, तो आप इसे ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस मैं दूं उससे पहले एक सेगमेंट में आपको कराना चाहता हूं, ठीक है। GI इन बायसाइकिल, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है GI इन बायसाइकिल। सो लुक एट 84 क्वेश्चन। हम सबको पता है कि ये GI करता है। देखो 6 के डी में 2 मिथाइल GI करता है, अरे यार रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये भी GI करता है। इथाइल मिथाइल तो क्या फर्क है? इथाइल इथाइल ये भी GI करता है मेरे भाई, ये भी GI करता है। मजेदार बात हुई, ये भी GI करता है। कंपाउंड बहुत अच्छा नाम है इसका, डेकलिन, ये GI करता है। थोड़ा सा जब भी आप लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, तो उसमें आप थोड़ा और बेहतर समझ पाएंगे। वैसे आपने
जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हीट ऑफ कंबसन जब पढ़ा था, हीट ऑफ कंबसन बेयर स्ट्रेन एंगल थ्योरी का लास्ट पॉइंट, तो उसमें आपको याद होगा ये प्रूफ हुआ था कि साइक्लोएल्केन्स प्लेनर नहीं होते, साइक्लोएल्केन्स प्लेनर नहीं होते। और आपने कंफर्मेशन सुना हो तो उसमें आपको पता हो 6 की रिंग चेयर फॉर्म में, बोट फॉर्म में होती है। तो नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, कंफर्मेशन में जब भी कंफर्मेशन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो मैं आपको इसके दोनों आइसोमर बना कर दिखाऊंगा। ये पहली 6 की रिंग है, थोड़ी चेयर फॉर्म है, कंफर्मेशनल फॉर्म। दूसरी जो है वो ये 6 की रिंग है, आप देख सकते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं दोनों हाइड्रोजन अपोजिट हैं जंक्शन पर। तो इट्स अ क्लियर कट खुला ट्रांस है, दोनों चेयर फॉर्म है और ये कंपाउंड पर ट्रांस फॉर्म बना हुआ है। एंड मैं इसका दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना रहा हूं। दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है वो भी चेयर फॉर्म है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो वो भी आपको चेयर फॉर्म दिखाई देगा। दिस इज ऑल अबाउट। एंड इस केस में दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, सो दिस इज योर सिस। ये आपका क्या है? सिस। ये सिस डेकलिन बोलते हैं, सिस डेकलिन, और ये है आपका ट्रांस डेकलिन। तो ये दो फॉर्म्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाया जाता है। ऐसा नहीं होता ये कभी, ये या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, दे बोथ आर डिफरेंट। So 84 decalin, they came so geometrical isomers. In the same category, आप ये क्वेश्चंस ट्राई करना, आपको अच्छे लगेंगे। 85 and 86, ठीक है। ये 3 मेंबर रिंग है भाई साहब, टेंशन मत लें। ये 3 मेंबर रिंग्स हैं, टेंशन मत लें। चलिए, सो अब हमने हर वैरायटी को कवर कर लिया है और अब हम करेंगे एक बहुत बेहतरीन चीज। मैं इसे हटा देता हूं, उसके बाद बताता हूं बेहतरीन चीज क्या है। आपको याद होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना एक अलग चीज थी और उसका नामकरण करना सिस ट्रांस ये एक अलग चीज थी। आप मुझे बताओ, क्या हम हर ज्योमेट्रिकल आइसोमर को सिस ट्रांस बोल सकते हैं? सोचो, क्या हर ज्योमेट्रिकल आइसोमर को सिस ट्रांस बोला जा सकता है क्या? जवाब है नहीं। उसकी एक कंडीशन, इस टर्मिनल का कोई एक उस टर्मिनल के किसी एक के बराबर होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई यहां तो सारे अलग हो सकते हैं। तो ऐसे केस में जब सारे अलग हो या जब इस टर्मिनल उस टर्मिनल पर कोई सेम ना हो, तभी होगा जब सारे अलग हो। हम क्या नाम देंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मैं हटा रहा हूं। एक बहुत पॉपुलर चीज है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, वो है ई एंड जेड सिस्टम। ई एंड जेड सिस्टम, ठीक है भाई, बहुत मजेदार है। मैं चाहूंगा आप लोग पूरा का पूरा ध्यान दें। ई एंड जेड सिस्टम। अब आप कहोगे कुछ एबीसीडी तो बताओ, सीधा ई और जेड पर आगे। अरे बताता हूं दोस्त, जैसे तुम्हें सिस और ट्रांस बताया गया है, भैया एक कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहा है, उसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो ये सिस है, ये ट्रांस है। तो जहां हम सिस ट्रांस नहीं बोल पाएंगे वहां के लिए हम क्या करें? तो हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो हर उस कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को दिया जा सकता है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। कि चले कह रहा है इसका मतलब जिसे सिस ट्रांस बोल सकते हैं, क्या उसे भी ई जेड दे सकते हैं? हाँ, जहां नहीं बोल सकते वहां भी दे सकते हैं। ये मजेदार चीज है। कैसे? किसे ई बोलेंगे, किसे जेड बोलेंगे, यही तो सीखना है दोस्त इसमें। तो ई एंड जेड्स आर जस्ट अल्फाबेट्स। इनका कुछ मतलब होता है। एक्चुअली ई इज टेकन फ्रॉम ए वर्ड इंटीजर, ओके, एंड जेड इज टेकन फ्रॉम ए वर्ड जस्ट मैन, ओके। इसका मतलब होता है अपोजिट और इसका मतलब होता है टुगेदर। अब आपके दिमाग के किसी कोने में ये हरकत चालू हो चुकी है, अच्छा ये सिस है, ये ट्रांस है। अगर तुमने ऐसा सोचना चालू किया तो गलत हो जाओगे, तुम कॉन्सेप्ट खराब करोगे। आपको ये पूछना चाहिए क्या टुगेदर, क्या टुगेदर क्या,
और अपोजिट क्या, यही समझना। आइए टुगेदर और अपोजिट के लिए क्या है वो मैं बताता हूं। ध्यान से देखिए, क्रिया विधि मैकेनिज्म पर बात कर रहे हैं। क्या देखना है, क्या साथ में होना चाहिए, क्या अपोजिट। सिस ट्रांस का तो अपने को पता है क्या साथ में होना चाहिए। इस टर्मिनल की जो एक चीज, उस टर्मिनल की जिस चीज के बराबर है, अगर वो सेम साइड है तो सिस। बट यहां अलग चलता है। क्या चलता है? इफ, सारे लोग ध्यान से, हायर, ठीक है, थोड़ा और क्लियर, हाईएस्ट और लोवेस्ट प्रायोरिटी। या तो हाईएस्ट लेना या लोवेस्ट लेना, कोई एक, ठीक है। या तो इफ हाईएस्ट और लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ध्यान से सुनो, एट टर्मिनल्स, एट सेट आउट एट ईच टर्मिनल। अब आपको इसमें जितनी बात समझ में आनी चाहिए, जीआई में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, एक टर्मिनल इधर होता है, एक टर्मिनल उधर होता है। तो ये कह रहा है इस टर्मिनल का या तो हाईएस्ट लो या लोवेस्ट लो, कोई एक ले। और अगर तुमने इधर हाईएस्ट लिया है तो कॉमन सेंस है उधर भी हाईएस्ट ले। इधर दो लगे होते हैं, उनमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी का एटम अगर आप हाईएस्ट ले रहे हो या ग्रुप देख लो, इस टर्मिनल का हाईएस्ट देख लो, और वो अगर सेम साइड है, अगर वो टुगेदर तो जेड बोले, और अगर वो अपोजिट है तो ई बोले। बहुत इजी है। तो मेरे भाई आप कोई एक लेकर फिक्स कर लो दिमाग में, हाईएस्ट प्रायोरिटी लेनी है वही लेना, लोवेस्ट लेनी है तो फिर हाईएस्ट की बात नहीं करना, सेम आंसर है, आंसर चेंज नहीं होगा। इफ हाईएस्ट और लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट ईच टर्मिनल इज टुगेदर तो क्या हो जाएगा? देन जेड, एंड इफ अपोजिट तो क्या हो जाएगा बताओ भाई? देन ई। अब आप कहोगे सब समझ में आ गया, सब पूरा का पूरा एकदम 100%, बस ये समझा दो ये क्या है, ये प्रायोरिटी कौन सी है, ये कैसे निकालेंगे प्रायोरिटी, सब बताएंगे, टेंशन नहीं लेना मेरे भाई। प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए 2-3 साइंटिस्टों ने कुछ रूल्स बनाए हैं, रूल्स, ठीक है। और उन रूल्स को हम पढ़ेंगे सो दैट हम ये प्रायोरिटी निकालना सीख लें। तो पहले रूल पढ़ के प्रायोरिटी निकालना सीखेंगे, एंड वंस वी गेट टू नो कि हम प्रायोरिटी कैसे देखते हैं, हम ईजेड निकालना सीख लें। तो मेरे भाई यहां मैं खुलेआम दिन दहाड़े हेडिंग डाल रहा हूं। वो 3 साइंटिस्ट जो थे उसमें एक का नाम था कॉन, चला गया कौन, नाम है कौन। दूसरा था इनगोल्ड, ठीक है, एंड तीसरा था प्रीलॉग। सो कौन, इनगोल्ड, प्रीलॉग, रूल्स फॉर प्रायोरिटी, रूल्स। और इसे प्यार से हम क्या बोलते हैं दोस्त, प्यार से क्या बोलते हैं? CIP रूल्स। CI क्या बोलते हैं? CIP rules. For what? For priority of atoms or groups. ये सबकी प्रायोरिटी निकालने के लिए रूल बनाया गया। For priority of atoms या फिर ग्रुप्स, सब निकलेगा, सब एटम्स एंड ग्रुप्स का एकदम आसान है। और रूल है, रूल तो भैया जो रूल बोलेगा हम मानेंगे, हम करेंगे, हम अप्लाई करेंगे, खटाखट आंसर होगा। चले पहला रूल, फर्स्ट रूल। मैं एक काम करूँ, हर रूल के साथ एक एग्जांपल, हर रूल के साथ, ताकि आपको एकदम मजा आ जाए। चला परेशानी कह रहा है यार ये तो सिखाने पे आमादा है। रूल 1, तो रूल 1 आ गया है तो एग्जांपल 1 भी आना चाहिए। एग्जांपल 1 कहां ले लो, इधर ले लो एग्जांपल 1। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देख लो दिख रहा है ना सब, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना और आप देख सकते हैं इसे सिस ट्रांस बोलने में आप कंफर्टेबल नहीं है, इसे सिस ट्रांस बोलने में आप कंफर्टेबल नहीं है, सही बात। और आप इसे सिस ट्रांस बोलने में कंफर्टेबल नहीं है तो हम देखते हैं कि किस तरीके से CIP हमारी हेल्प करे। तो CIP क्या बोलता है, इफ डायरेक्टली अटैच्ड, एक एक वर्ड का मतलब सुनना, इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम फ्रॉम टर्मिनल, जो टर्मिनल है, कहां है टर्मिनल, ये एक टर्मिनल ये,
ये डायरेक्टली अटैच्ड एटम, एक टर्मिनल ये डायरेक्टली अटैच्ड। डायरेक्टली अटैच्ड एटम फ्रॉम टर्मिनल इज डिफरेंट। अगर वो डिफरेंट है तो मेरे भाई प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। हलवा है, हलवा। अगर डिफरेंट है तो प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर से देखी जाएगी। तो चलो इस क्वेश्चन को निपटा दो। इस टर्मिनल पर मैं हाईएस्ट देखूंगा, ठीक है। फ्लोरीन डायरेक्ट जुड़ा हुआ एटम, डायरेक्ट जुड़ा हुआ एटम देखिए, ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ एटम है, ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ क्लोरीन। तो फ्लोरीन और क्लोरीन अलग अलग है और ज्यादा एटॉमिक नंबर क्लोरीन का। तो मैंने इसे डब्बे में बंद कर दिया। इस टर्मिनल का काम हो गया। अब मैं इस टर्मिनल पर गया, यहां मैंने देखा डायरेक्टली अटैच्ड ब्रोमीन और आयोडीन जो कि अलग अलग है, तो ज्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का है। तो मेरे भाई ये हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप टुगेदर है, टुगेदर है। तो मैंने यहां जेड चिपका दिया, ये जेड है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है मेरे भाई? जेड है। तो थोड़ा तिरछा है, इसे सीधा कर देते हैं। जेड है ये जेड। क्या आपको पहला रूल और पहला एग्जांपल दोनों समझ में आया है? देखो यार बहुत आसान है दोनों चीजें। ओके, आप बताओ रूल 2 की आवश्यकता कब पड़ेगी? रूल 2 की आवश्यकता कब पड़ेगी? सारे लोग सोचो, सारे लोग सोचो, रूल 2 की आवश्यकता कब पड़ेगी? अरे यार 10 रूल बनाने का शौक थोड़े होता है। जब रूल 1 फेल होगा तो रूल 2 की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप कहोगे अच्छा ये कैसे फेल होगा? ध्यान से सुनो मेरे भाई, मैं खुला खुला लिख रहा हूं इसलिए समझना। इन केस ऑफ आइसोटोप्स, क्या आपके भेजे में गया आइसोटोप्स के केस में रूल 1 फेल हो रहा है? क्योंकि आइसोटोप्स अलग अलग होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर सेम। लाइक एक एग्जांपल आपके मुंह पे पटक दी, फिर हम करते। मैंने ये प्रश्न दिया, ये हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम, ठीक है। और यहां मैंने दे दिया आपको क्लोरीन। क्लोरीन आपको पता है क्लोरीन के भी आइसोटोप्स होते हैं, एक Cl35 होता है और एक Cl37 होता है, ठीक है। मेरे भाई आइसोटोप्स अलग अलग होते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का एक और आइसोटोप होता है ट्राइटियम। फिलहाल अगर आपको जब पेपर में क्वेश्चन मिलेगा तो साथ में थोड़े मिलेगा कि रूल 3 लगाओ, रूल 2 लगाओ, रूल 4 लगाओ। आप तो रूल 1 से ही चालू करो। कि डायरेक्टली अटैच्ड एटम फ्रॉम टर्मिनल इज डिफरेंट, है डिफरेंट। एच और डी अलग अलग। प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर, क्या बकवास कर रहे हो? सेम एटॉमिक नंबर, फेल हो गया। ये क्या हो? इन केस ऑफ आइसोटोप्स प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट। प्रायोरिटी एटॉमिक वेट के सेंस से देखी जाती है। और मेरे भाई अबे ऐसा मत मान लेना कि दुनिया के हर क्वेश्चन का आंसर जेड आएगा। ये इत्तेफाक से जेड आ रहे हैं, समझ में आया? एच और डी में डी हैवी होता है, भारी होता है। एटॉमिक मास चेक कर लीजिएगा, 35 37 में साफ दिख रहा है। Cl37 हैवियर है, एटॉमिक वेट ज्यादा। अबे यार ये ऐसा नहीं कि दुनिया में हर हमेशा आंसर जेड आने वाला है। जेड आने वाला होता तो काहे को पढ़ते फिर? जेड ही बता दो। क्या 2 रूल क्लियर हुए यार? अब हम पढ़ेंगे अगले रूल की तरफ। और अगला रूल बहुत मजेदार है, जब ये भी फेल हो ये भी फेल। अगर ये दोनों रूल एक जगह पर काम कर रहे हैं, इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम फ्रॉम टर्मिनल एटम इज डिफरेंट, डिफरेंट है तो ये रूल लग रहे हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम हो गया तो क्या करेंगे? ये मजेदार सेगमेंट, बहुत मजेदार सेगमेंट है मेरे भाई। रूल 3 खुद सोचो। इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम इज सेम, अगर मेरे भाई डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम है और वो जीआई कर रहा है, पक्की बात वो ग्रुप होगा तो आगे चल। क्या कभी जीवन में डिक्शनरी देखी है कि चले गए हाँ मेरे घर पे ऐसे रखी है, मैं ऐसे देखता हूं ऐसे रखी हुई है? ऐसा नहीं। उसके उसे खोलकर किसी इंग्लिश वर्ड का मतलब ढूंढा है आप। तो जैसे अगर आप ऑर्गेनिक का मतलब ढूंढ रहे हैं तो पहले आप अल्फाबेट ओ पर जाते हैं। जब ओ मैच कर जाता है तो आप आर पर जाते हैं। आर मैच कर जाता है तो जी पर जाते हैं। जी मैच कर जाता है तो ए पर। इस तरीके से आप सीधा उस शब्द पर पहुंच जाते हैं। रूल 3 भी ऐसा कुछ है, कहता है डायरेक्टली अटैच्ड एटम इज सेम
इधर भी मान लो कार्बन है, इधर भी कार्बन। तो ये कहता है उसके आगे के बॉन्डिंग एटम्स को देखो। कार्बन कार्बन, अब कार्बन है, उसके आगे देखो क्या लगा, इसके आगे देखो क्या लगा। तो डायरेक्टली अटैच्ड एटम इज सेम, देन ऑब्जर्व नेक्स्ट बॉन्डेड एटॉमिक सेट। नेक्स्ट बॉन्डेड एटॉमिक सेट का मतलब जानते हैं, उसके आगे बने हुए, उसके आगे बॉन्ड बनाने वाले एटम्स का सेट। मान लो कार्बन, तो कार्बन एक बॉन्ड से तो इधर जुड़ा था, आगे 3 बॉन्ड किसी से बना रहा होगा, तो वो तीनों एटम्स आपको देखने हैं। ठीक है, आपको ऑब्जर्व करना है नेक्स्ट बॉन्डेड एटॉमिक सेट। if a set contains any atom with higher atomic number than atoms of other set, then previous set gets higher priority. Previous set gets higher priority. अच्छा, आपको ये लग सकता है ये कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, सारे लोग ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी आंखों के सामने आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 सारे लोग देखिएगा। ये है कार्बन, बहुत आराम से देखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ क्वेश्चन बड़ा डिटेल तरीके से लिखूंगा, पेपर में थोड़ा पैक में आएगा, आप उसे ओपन करके लिखिएगा। जैसे ये कार्बन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके आगे जो है मेरे भाई वो क्या है, ध्यान से देखिए। इसके आगे है H फ्लोरीन, ठीक है, कार्बन की 3 बॉन्ड। यहां क्या है मेरे भाई, देखो H कार्बन, थोड़ा सा मैं बना देता हूं, H कार्बन, और इस कार्बन पर आगे है IHH आयोडीन। प्लीज लुक एट केयरफुली, बहुत ध्यान से देखिए। देखा आपने, सिमिलरली मैं इधर कर देता हूं HCl, इधर मैं कर देता हूं SCS3 अब पहले तो आप बुद्धि लगाकर ये बताओ कि क्या ये कंपाउंड डबल बॉन्ड के क्रॉस जीआई कर रहा है या नहीं? क्या ये कंपाउंड डबल बॉन्ड के क्रॉस जीआई कर रहा है या नहीं? कर रहा है यार, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और ये अलग है और वो अलग है। तो अब हम देखेंगे ये ई है या जेड, ये पर्टिकुलर आइसोमर ई है या जेड। तो नियम कानून कायदा फॉलो करें। ठीक है, पहले हम इस टर्मिनल पर चेक करते हैं। मेरे भाई इधर गए, ये सेम है, कार्बन कार्बन सेम। तो अब इस कार्बन के आगे का सेट क्या है? HHF। तो मैं वो यहां लिख रहा हूं मेरे भाई। इस ब्रैकेट के अंदर जो 3 एटम लिखे हुए हैं, इसे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, HHF, HFH, FHH, कैसे भी लिखो, कोई फर्क नहीं। तो मेरे भाई क्या आपने देखा, इसके आगे के 3 एटम ये, तो क्या इस कार्बन के आगे के 3 एटम्स आप देख पा रहे हैं? इसके आगे के 3 एटम्स कौन कौन से? HHC, इधर आया HHF, इधर आया HHC। अब बताओ क्या इसमें कोई ऐसा एटम है क्या जिसका एटॉमिक नंबर इसके हर एक एटम से ज्यादा? फ्लोरीन का H से भी ज्यादा, H से भी ज्यादा, C से भी ज्यादा। तो क्या आपको समझ में आया कि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप? क्या आपको समझ में आया कि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप? अब आप कहोगे लेकिन ये तो आयोडीन है। अबे आयोडीन बहुत आगे है, आयोडीन अभी बहुत आगे है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो मिला वहां हमने फॉर्मूला रूल लगा दिया। चलो उधर चलो, उस ये क्या है? कार्बन। ये क्या है? कार्बन। आगे के एटम्स क्या है? ऊपर वाले में बताओ, ऊपर वाले ये है HHCl, सही है। नीचे वाले में क्या है? क्या आपने देखा था? सल्फर सल्फर सल्फर। ये मैंने जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन दिया है ताकि आपके दिमाग में अगर कोई कीड़ा है तो वो निकले।
मेरे भाई क्या ऊपर कोई भी एक ऐसा आइटम है क्या इसका एटॉमिक नंबर सल्फर से ज्यादा हो, Cl का सल्फर से भी ज्यादा, सल्फर से भी ज्यादा, सल्फर से भी ज्यादा, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगी, इसकी होगी। अरे यार किस्मत ही खराब है, सब जेड ही वाले एग्जाम्पल दे रहा हूं। प्रभु ये मत मान लेना कि सबका आंसर जेड आएगा, समझ रहे। फिलहाल आप रूल समझिए, जोड़ना नहीं होता डैश कि सल्फर प्लस सल्फर प्लस सल्फर, तीन सल्फर, ये नहीं करना होता। एक भी एटम का एटॉमिक नंबर अगर यहां ज्यादा है, नहीं सल्फर से तो ज्यादा ही होता है। एक बच्चे ने कहा अच्छा ये ऐसा सेट आ जाए तो क्या करेंगे, HHO अरे तो नीचे वाला अच्छा हो गया, नीचे वाला अच्छा हो गया, ये तो एक तरीके से ऑक्सीजन का H से ज्यादा है, तो नीचे वाला सेट अच्छा हो जाए। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। तो मेरे भाई ये है रूल 3 और ये है रूल 3 का एप्लीकेशन बड़ा शानदार तरीके से, खूबसूरत तरीके से हमने इसे यहाँ अप्लाई किया। E एंड Z में आप अभी 3 रूल और पढ़ेंगे, टोटल 6 रूल्स हैं। तो अगली क्लास में हम EZ के वो बाकी बचे हुए 3 रूल्स पढ़ेंगे और साथ में हम उसके क्या करने वाले हैं बताइए, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ GI और हम स्टार्ट करेंगे, पहले GI पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद डिस्कशन वाले पार्ट पर हम चलेंगे, ठीक है। होमवर्क में आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट वाला जो था डिस्कशन वो हो चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे आप ग्रुप पे बता दीजिएगा कुछ अगर पेंडिंग है तो। और एसिड बेस की सीट का जो होमवर्क है वो आप लोग कर लें, एसिड बेस की सीट आपकी अपलोडेड है, उसका होमवर्क कर ले, एक्सरसाइज 1 एंड 2, एक्सरसाइज 1 एंड 2, ठीक है। आज के लिए तब तक के लिए क्या करना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना और पढ़ाई में व्यस्त। चलो।